7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन था जिस दिन हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल पर एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज अटैक किया और उस अटैक की वजह से इसराइल के लगभग 1200 लोग मारे गए और 240 से ज्यादा लोगों को होस्टेज बना लिया गया। इस अटैक के कुछ ही घंटों बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की एक वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैलनी शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग को हम ही जीतेंगे। האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח. जब से इसराइल और हमास के बीच वॉर शुरू हुई है तब से लेकर अब तक गाजा में 25,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे, औरतें और बूढ़े सब शामिल हैं। और गाजा में इजराइल मिलिट्री एक्शंस की वजह से हो रही किलिंग्स को वर्ल्ड वाइड जेनोसाइड कहा जा रहा है। इस वॉर में जहां एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरी ओर हमास को सपोर्ट करने के लिए कुछ टाइम से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी एक्टिवेट हो चुकी है। बट वेट, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है और कैसे ये सोशल मीडिया को अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट एज अ वेपन यूज करके वर्ल्ड वाइड उनकी रेपुटेशन और उनके डिसीजंस पर इम्पैक्ट डाल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इसराइल हमास वॉर की वजह से मिडिल ईस्ट में बढ़ रही डिस्टर्बेंस को कैसे रोका जा सकता है, इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 जनवरी को इसराइल ने लेबनान की लार्जेस्ट सिटी बेरूत पर एक ड्रोन अटैक किया, जिस अटैक में हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी लीडर सलाह अल अरूरी के साथ साथ और भी कई सारे लीडर्स मारे गए। Coming out of Lebanon, where an Israeli drone has assassinated Saleh al-Aruri, a senior official from Hamas. At least 4 people died in the strike, which took place in the southern part of Lebanon's capital, Beirut. इन लीडर्स की मौत के बाद लेबनान की हिजबुल्लाह मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हसन नसरल्लाह ने ये प्रॉमिस किया कि वो इन लीडर्स की मौत का बदला लेंगे, और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल के अगेंस्ट खड़े होने के लिए हमें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत है। और जल्द ही हसन नसरल्लाह की स्पीच के वीडियो क्लिप्स पूरे सोशल मीडिया पर स्प्रेड होने लगे और फाइनली कुछ दिनों बाद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिवेट हुई। हिजबुल्लाह ने इसराइल के मिरोन एयर सर्वेलेंस बेस पर 62 रॉकेट्स फायर कर दिए। इराक बेस्ड इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने इसराइल और इराक में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन अटैक कर दिया और इसराइल की हाइफा सिटी पर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल लॉन्च कर दी। यमन बेस्ड हूथी रेबल ग्रुप ने रेड सी में ट्रेडिंग शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया और ईरान ने तुर्की में जाने वाले ऑयल टैंकर को गल्फ ऑफ ओमान में कैप्चर कर लिया। अब इन सब इंसिडेंट्स को लेकर आपको एक नेटवर्क सा नजर आ रहा होगा और यही नेटवर्क है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इस वीडियो के लिए ये समझना जरूरी है। तो बेसिकली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मिडिल ईस्ट में अलग अलग शिया सुन्नी मुस्लिम्स और गवर्नमेंट्स का एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस नेटवर्क है, जो कि ईरान से लेकर गाजा तक फैला हुआ है। जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी रेबल्स, पैलेस्टाइन में हमास और इस्लामिक जिहाद ग्रुप्स, इराक में कई सारे ईरान पैक्ड मिलिटेंट ग्रुप्स और खुद ईरान, जिसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फंडिंग से लेकर वेपन सप्लाई करना। अब जितनी भी ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर ग्रुप्स हैं, इन सब का एक ही कॉमन गोल है और वो है वेस्टर्न पावर्स और इसराइल के खिलाफ खड़े होना। इसराइल हमास वॉर में जो नोटिस करने वाली सबसे कॉमन बात थी वो ये थी कि हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल के साथ एकदम से वॉर क्यों शुरू कर दी। क्या उन्होंने आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा होगा कि इसके बाद इसराइल उनका क्या हाल करेगा? ऐसी गलती तो कोई तभी कर सकता है जब उसके पास खुद के सर्वाइवल के लिए या फिर अपने दुश्मन को कंपटीशन देने के लिए एक मास्टर प्लान हो। 7 अक्टूबर को हमास ने जो इसराइल पर सरप्राइज अटैक करके वॉर की स्टार्टिंग की थी, उस अटैक के कुछ दिन पहले लेबनान की बेरूत सिटी में कई सारी मीटिंग्स की गई थी, जिनमें हमास, हिजबुल्लाह, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, रेवोल्यूशनरी गार्ड, हूथीज और इराकी मिलिटेंट ग्रुप के टॉप लीडर्स शामिल थे। और इसका मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर्स को हमास के उस अटैक के बारे में पहले से ही पता था, जो अटैक हमास 7 अक्टूबर को इसराइल पर करने वाला था। इसराइल हमास वॉर में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग गोल्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमास के लिए पैलेस्टाइन इशू को
दोबारा से बड़े लेवल पर हाईलाइट करना। और ईरान और हिजबुल्ला के लिए ये वॉर इस तरह से बेनिफिशियल है क्योंकि इस वॉर की वजह से अब आने वाले टाइम में इजराइल काफी ज्यादा डिफेंसिव होकर चलेगा, जिसकी वजह से अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं हो पाएंगे। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली ईरान और हिजबुल्ला ये कभी नहीं चाहेंगे कि इजराइल हमास वॉर में हमास की हार हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस बात के चांसेस काफी ज्यादा होंगे कि हमास के बाद इजराइल बाकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करना शुरू कर दे, जिसकी स्टार्टिंग होगी हिजबुल्ला से और एंड होगा ईरान पर। इसलिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हमास को इतना ज्यादा सपोर्ट करी हैं और इजराइल और अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर अटैक करी हैं, ताकि इजराइल हमास वॉर को पैलेस्टाइन के आगे ना फैलने दिया जाए। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे इजराइल हमास वॉर की स्टार्टिंग से ही हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक करने के कुछ ही घंटों बाद हमास ने अटैक के रिलेटेड सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर करनी शुरू कर दी और उन वीडियोस को इस तरह से शूट किया गया कि हमास ने जो इजराइल में किया था, यानी सरप्राइज अटैक करना और लोगों को मारना, उनको होस्टेज बनाना, उन सब चीजों को जस्टिफाई किया जा सके। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि आज मोस्टली वेस्ट, ग्लोबल साउथ और मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास वॉर को इस तरह से नहीं देखा जा रहा कि इजराइल के ऊपर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया और उस अटैक के रिस्पॉन्स में इजराइल ने रिटेलिएट किया, बल्कि इस वॉर का रीजन इजराइल की पैलेस्टाइन पर ऑक्यूपेशन और इजराइल को जो अमेरिकन सपोर्ट है उसको कहा जा रहा है, जो कि काफी हद तक सही भी है। Shame on our government. I feel terrible about it. I don't feel proud to call myself an American at all. It's disgusting. पिछले कई सालों में आज पहली बार पैलेस्टीनियन इशू को दुनिया भर में इतना ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड इजराइल और अमेरिका की नेगेटिव इमेज बनती जा रही है। और इस नेगेटिव इमेज को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर्स सोशल मीडिया को एज अ सॉफ्ट पावर यूज कर रहे हैं। من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة। जहां पहले ईरान और हिजबुल्ला अपनी स्पीचेस में अपनी लोकल लैंग्वेज या फिर अपनी रिलीजियस लैंग्वेज का यूज करते थे, जिसको समझना बाकी दुनिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, वहीं पर अब वो अपनी स्पीचेस में या फिर अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ताकि जो उनकी आइडियोलॉजी है या फिर जो वो कहना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इसकी रिसेंट एग्जांपल तब सामने आई जब हूथीस ने एक इंग्लिश लैंग्वेज वाली वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि वो सभी ट्रेड शिप्स जो कि इजराइल की तरफ जाएंगी उनको रेड सी क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। और साथ ही में उस वीडियो में कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम और जेनोसाइड के आर्टिकल 1 को भी मेंशन किया और कहा कि इजराइल जो गाजा में जेनोसाइड कर रहा है उसको रोकना चाहिए और इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग इजराइल को इसकी सजा भी देनी चाहिए। और फाइनली उस वीडियो के एंड में ये मैसेज दिया गया, ब्लॉकेज स्टॉप्स व्हेन द जेनोसाइड स्टॉप्स। लेकिन उस वीडियो के बाद 11 जनवरी को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने यमन पर अटैक कर दिया और उसी दिन साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। South Africa has launched a case at the International Court of Justice accusing Israel of genocide against Palestinians in Gaza. The application calls for the साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ जो एक्शन लिया उसकी वजह से एक बार फिर से पूरे सोशल मीडिया पर यह मैसेज स्प्रेड हो गया कि एक तरफ तो यमन और साउथ अफ्रीका गाजा में हो रहे जेनोसाइड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम उन देशों के ऊपर अटैक करके उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो देश गाजा के लिए जस्टिस चाहते हैं। I just totally love you and I'll see you later. Bye babe. Bye bye. साल 2001 में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया और उस हमले के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में वॉर ऑन टेरर कैंपेन की स्टार्टिंग की। लेकिन उस टाइम के दौरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ और सिर्फ एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस
या फिर इजराइल और अमेरिका को नफरत करने वालों की तरह देखा जाता था। पर आज इस इजराइल हमास वॉर की वजह से और जो किलिंग्स इजरायली फोर्सेस गाजा में कर रही हैं उनकी वजह से जो हीरोज थे इजराइल और अमेरिका, उनकी इमेज विलन्स वाली बनती जा रही है और जो विलन्स थे उनकी इमेज हीरोज वाली बनती जा रही है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे इन्फ्लुएंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस महीने लंदन में प्रोटेस्ट किए गए जिनमें लोग ये बोल रहे थे, यमन यमन मेक अस प्राउड, टर्न अनदर शिप अराउंड। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर्स ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट कन्वेंशनल वॉर में नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एक्स और टिकटॉक को एज अ वेपन या एज अ सॉफ्ट पावर यूज कर रहे हैं ताकि इजराइल और अमेरिका की इमेज को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा सके, अमेरिका पर प्रेशर बनाया जा सके ताकि अमेरिकन मिलिट्री मिडिल ईस्ट से वापस चली जाए और पैलेस्टीनियन इशू को पूरी तरह से रिजोल्व किया जाए। हसन नसरल्लाह ने कहा कि आज सोशल मीडिया ने दुनिया भर के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इजराइल पैलेस्टाइन में छोटे छोटे बच्चों और औरतों को मारने वाला और इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जेनोसाइड करने वाला देश है। और सोशल मीडिया की वजह से ही आज पूरी दुनिया में ये आइडिया भी स्प्रेड हो रहा है कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के पीछे अमेरिका ही जिम्मेदार है। गाजा में जो वॉर हो रही है वो एक अमेरिकन वॉर है, उसमें यूज होने वाले बॉम्ब्स अमेरिकन हैं और उसमें लिए जाने वाले डिसीजंस भी अमेरिकन हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की वर्ल्ड वाइड बढ़ रही पावर की वजह से आज अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। अगर इन केस इजराइल लेबनान में वॉर को पुश करता है या फिर अमेरिका यमन में वॉर को स्टार्ट करता है तो इन दोनों ही केसेस में अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा अमेरिका की पॉलिटिक्स पर। इसलिए अमेरिका को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बढ़ रही पावर और इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए और दोबारा से सब कुछ स्टेबल करने के लिए जल्दी से जल्दी गाजा में सीज फायर करवाना पड़ेगा और पैलेस्टाइन इशू को परमानेंटली रिजोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले कई सालों तक अमेरिका और इजराइल को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ डील करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।